दोस्तों नमस्कार। क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? ऑब्वियसली भारत सरकार के पास। लेकिन भारत सरकार के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे और आंकड़े को देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। दूसरा नंबर आता है वक्फ का। फौज से डबल जमीन है वक्फ के पास। जितना भारत की सुरक्षा एजेंसियों के पास, डिफेंस के पास जमीन है, उससे दुगनी जमीन वक्फ के पास है। अब ये कहां से आई, कितनी है, किस राज्य में कितनी है, क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल है? आज ये सब चीजें मैं आपके सामने आंकड़ों के माध्यम से रखने वाला हूं। यही कारण है कि जैसे ही भारत की संसद ने वक्फ संशोधन बिल पास किया, तुरंत बड़े बड़े खलीफा सुप्रीम कोर्ट दौड़ गए ये कहने के लिए कि साहब इस बिल को रोकिए, नहीं तो हमने जो पूरा खेल भारत के अंदर रचा है वो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, लोगों की जमीनों का मुद्दा है, प्रॉपर्टीज का मुद्दा है, किस राज्य में कितना है और उस प्रॉपर्टी को कहां से और कैसे हथियाया गया, ये सारे आंकड़े मैं आपके सामने रखने वाला। इसीलिए इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। ये करीब 5-6 स्लाइड्स हैं, लेकिन सारे के सारे डेटा है। उस डेटा को अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको शेयर करिए ताकि लोगों को समझ में आए कि इस देश में चल क्या रहा था, क्यों ये बिल जरूरी था। और जो आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं वो भारत सरकार और संसद से लिए गए आंकड़े हैं। पुराने रिकॉर्ड निकाल के जो मैंने एनालिसिस किया है वो मैं आपके सामने रखा। इसीलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए, आपसे निवेदन है। दोस्तों, अचानक अगर हम देखें कि इस समय वक्फ के पास कितनी जमीन है, भारत सरकार के पास जो टोटल जमीन है वो है करीब 58 लाख एकड़। लेकिन अगर आप वक्फ को देखें तो 38 लाख एकड़ जमीन है वक्फ के पास। अभी तक पूरे देश में था करीब 9 लाख एकड़। अब स्थिति यह है कि 38 लाख एकड़। भारत के ऐसे करीब 8-9 राज्य हैं जिनकी टोटल एरिया अगर हम देखें तो वो वक्फ से कम है। इसका मतलब यह है कि वक्फ अपने आप में केरल के बराबर एक राज्य बन गया है हिंदुस्तान में। इस बात को आपको समझना होगा। और गोवा जैसे, दिल्ली जैसे तो राज्य बहुत छोटे रह गए। वक्फ अपने आप में एक राज्य बन गया है, एक पावर सेंटर बन गया है, इसको आपको समझना होगा। डिफेंस लैंड इन इंडिया, भारत की जो सुरक्षा सेनाएं हैं, हमारी जो फौजें हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब मिला लें, सारे कैंटोनमेंट मिला लें, एयरपोर्ट्स मिला लें, सब कुछ मिला लें, वो वक्फ के आधे से भी कम है, 7.5 लाख एकड़। और हिंदुस्तान में जो रेलवे है, दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली जो अगर कोई संस्था है फौज के अलावा तो वो है रेलवेज। और रेलवे में टोटल जो जमीन है वो है 11.7 लाख एकड़। तो अब आप ये देखिए कि 38 लाख एकड़ जमीन आई कहां से। अगर आप इसको देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये है दोस्तों राज्यों के बाद कि किस राज्य में कितनी वक्फ की जमीन है। ये 2 स्लाइड्स हैं, 21 राज्य यहां और करीब 11 राज्य यहां। तो आप अगर इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं। बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये जो कुछ मैंने रेड, मैं सारे पे नहीं जाऊंगा, इसका एनालिसिस करके देखिए। ये करीब 1,70,000 एकड़ जमीन है और टोटल जो प्रॉपर्टी है वो 6,800। 6,800 प्रॉपर्टी को 1,70,000 अगर आप देखें तो एवरेज प्रॉपर्टी साइड क्या होता है, ये अपने आप में आपको चौंका देगा। करीब 25 एकड़ पर प्रॉपर्टी के आसपास बैठता है। अब मुझे बताइए कि बिहार में 25 एकड़ जमीन देने वाले 7,000 घर, या ऐसे कौन से लोग थे, जो 7,000 लोग थे जिनके पास 25-25 एकड़ जमीन थी ऑन एन एवरेज और उन्होंने वक्फ को दे दी। ये तो लैंड सीलिंग कानून के तहत भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये 7,000 लोग थे कौन, इतनी जमीनें आई कहां से, किसका मालिकाना हक था। इसीलिए जो वक्फ के अंदर जब बात आ रही है कि ट्रेसेबिलिटी हो, कि किसने कितनी जमीन किसको दी, तो ये आपको चौंका देगा कि 7,000 परिवार ऐसे थे बिहार में जिनके पास एवरेज जमीन 25 एकड़ के आसपास थी
और उन्होंने वक्फ को दे दी। क्या ऐसा संभव है? ये अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है। दूसरी तरफ आप देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में 3.5 लाख एकड़ जमीन करीब 32,000 परिवारों ने दी। अगर ये बात करते हैं हिस्टोरिकली, तो जम्मू तो अपने आप में हिंदू राजा का क्षेत्र था, वहां तो सारी मिल्कियत हिंदू राजा की थी। तो वक्फ की इतनी जमीन, 3.5 लाख एकड़ जमीन भारत की आजादी के बाद ही आई होगी, क्योंकि उस सब से पहले तो सब कुछ वहां हिंदू राजा था। तो टेक्निकली अगर राजा था तो सब कुछ राजा का माना जाता है। तो उस समय वक्फ J&K में था या नहीं, इसको कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? और ये सारी जमीन कहां से आई और किन क्षेत्रों में है, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है, इसको भी हमें समझना होगा। फिर कर्नाटक की हम बात करते हैं, करीब 6 लाख एकड़ जमीन है, 62,000 प्रॉपर्टीज है वहां पे करीब। इसका मतलब ऑन एन एवरेज 10 एकड़ जमीन 62,000 परिवारों ने दी है। क्या ये सही है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? एक और इंटरेस्टिंग चीज हम देखते हैं, मध्य प्रदेश करीब करीब 7.5 लाख एकड़ के आसपास। आप गुजरात देखिए, करीब 8.25 लाख एकड़ जमीन गुजरात की वक्फ के पास है। गुजरात में किसने करीब 9 लाख, 8.5 से 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ को दी? ये बात हमें समझनी होगी। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां देखिए कि करीब 40,000 परिवारों ने दी। ये कौन लोग हैं, ये 40,000 परिवार जिन्होंने मिलकर करीब, अगर मैं प्रॉपर्टी इसलिए कह रहा हूं कि मैं मान के चलता हूं एक प्रॉपर्टी एक परिवार की अगर ज्यादा है, तो ये पूछना और समझना पड़ेगा कि ये इतने अमीर लोग कौन थे, 40,000 परिवार जिन्होंने इतनी जमीन वक्फ को दे दी। क्या इस पे कब्जा किया गया, या जितने लोग वहां से गए सब अपनी जमीनें वक्फ को दे के गए, उनके पीछे परिवारों के पास उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा? क्या ये जांच का विषय नहीं होना चाहिए? एक इंटरेस्टिंग चीज हम आगे देखते हैं, मणिपुर। मणिपुर के अंदर जो आबादी है वो करीब 2 लाख के आसपास है, मुस्लिम आबादी। 10,000 एकड़ जमीन करीब 1,000 परिवारों ने दी। ध्यान से देखिएगा इस नंबर को, 2 लाख परिवारों में से 10,000 एकड़ जमीन वक्फ की हो गई। आसाम पे आइए, आसाम की मुस्लिम आबादी कितनी ज्यादा है, लेकिन वहां पे सिर्फ 6,000 एकड़ और 2,600 प्रॉपर्टी। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जहां पे मुस्लिम आबादी कम है उन्होंने वक्फ को दे दी, और जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जहां पे ज्यादा धार्मिक होने चाहिए, वहां पे वक्फ की प्रॉपर्टी कम है? तो मणिपुर में ये कौन परिवार थे जिन्होंने वक्फ को प्रॉपर्टी दी? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अब हम आगे चलते हैं, पंजाब में अगर आप देखें तो करीब 75,000 वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, और पंजाब में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है? करीब 5 लाख के आसपास। क्या उसमें से हर 5वें 6ठे घर ने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे रखी है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? वो भी बॉर्डर स्टेट है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर तमिलनाडु की हम बात करते हैं, 6.5 लाख एकड़ और करीब 66,000 प्रॉपर्टीज हैं। मतलब अगेन करीब 66,000 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने ऑन एन एवरेज 10 एकड़ जमीन वक्फ को दी है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इतना बड़ा जो लैंड मास है, अगर ये लोगों ने दिया है, तो क्या इन पे लैंड सीलिंग एक्ट नहीं लगा था? ये कब आए थे? और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तमिलनाडु में तो मुस्लिम बादशाह तो थे ही नहीं, वहां पे कभी भी मुस्लिम सल्तनत तो रही नहीं, तो ये जमीनें किसकी थी? तो इस तरह से ये कहना कि ये वक्फ बाय यूजर अगर है, तो वो यूजर कौन था? क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि भारत की आजादी के बाद हुआ या पहले हुआ? क्या ये जानना जरूरी नहीं था? क्योंकि जितने भी मुस्लिम आक्रांता आए वो तो नॉर्थ से आए थे, साउथ से तो किसी ने भारत पे आक्रमण नहीं किया था। तो जो साउथ में मंदिरों की जमीनें थी, जो वहां प्रॉपर्टीज थी, क्योंकि बड़े बड़े सारे हिंदू मंदिर तो तमिलनाडु में ही बचे रहे, बाकी तो नॉर्थ में सब तोड़ दिए गए, तो प्रॉपर्टीज इतनी वक्फ के पास कैसे गई? और इंटरेस्टिंग चीज हम देखते हैं, उत्तराखंड मात्र 21 एकड़ जमीन गई है, लेकिन जो प्रॉपर्टी वो 5,300 एकड़। तो क्या 2-2 फुट जमीन है सबने दी? सोचिए आप आंकड़ा कि 21 एकड़ में 5,000 प्रॉपर्टीज, पॉसिबल है क्या? इसको आप समझिए, संभव है? 5,000 कमरे नहीं बना सकते आप। तो क्या लोगों ने किस तरह से ये प्रॉपर्टीज बांटी? क्या इसका होना नहीं चाहिए कि 5,000 प्रॉपर्टीज कौन सी है जब वहां तो लैंड ही नहीं?
ये अपने आप में इंटरेस्टिंग डेटा है। इसीलिए अगर हम देखें तो 38 लाख करीब 16,000 एकड़ जमीन जो है वो वक्फ के पास है, और टोटल प्रॉपर्टीज जो है करीब 8,72,000। 8,72,000 प्रॉपर्टीज के मालिक कौन है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों भाग के गए सुप्रीम कोर्ट इस जांच को रोकने के लिए? अब आगे इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि ये जमीनों का यूज क्या हो रहा है। ये सब तरह के जमीन हैं, शॉप्स हैं, प्लॉट्स हैं, बाकी जमीनें हैं, यहाँ पे मस्जिदें बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, ग्रेवयार्ड है मतलब कब्रिस्तान है, दरगाहें हैं और एग्रीकल्चर लैंड है। अब एग्रीकल्चर लैंड जो है करीब 1,40,000 ऐसे एग्रीकल्चर प्लॉट है वक्फ के पास। किसने दिए? क्या किसान डोनेट करके गए? क्या किसान इस तरह से डोनेट कर सकता है? क्या उस जमीन पे खेती हो रही है या किसी ने कब्जा कर लिया किसानों की जमीनों पे? क्या उन किसानों से पूछना नहीं चाहिए? उन गरीब परिवारों से पूछना नहीं चाहिए कि जमीनों का क्या हो रहा है? इसी तरह से ये घर हैं करीब 90,000, ये किन लोगों ने दिए? चलिए मस्जिद हम मान लेते हैं, दुकानें हैं, दुकानें करीब 1,10,000 के आसपास जिन पे वक्फ का कब्जा है या वक्फ के नाम पे है। ये 1,10,000 लोग कौन थे जिन्होंने अपनी दुकानें वक्फ को दे दी? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसको और देखते हैं। इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, हमने क्या देखा दोस्तों? आप इसको ध्यान से देखिए। 8,72,000 टोटल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उसमें से 4,36,000 प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं। मतलब 50% प्रॉपर्टी कहां से आई, किसने दी, वक्फ बोर्ड के पास ही हिसाब नहीं है, और ये कहते हैं हमारी है। तो सिर्फ कागज में लिख लिया गया। क्या ये लैंड ग्रैबिंग या प्रॉपर्टी ग्रैबिंग का खेल हो रहा था? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि जब इसका कोई अता पता ही नहीं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, तो ये वक्फ की प्रॉपर्टीज बनी कैसे, किसने एंट्री करी, कब करी, कौन था, किसके नाम पे थी, किसने डोनेट करी? क्या उसके परिवार से पूछना नहीं चाहिए? जब आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी का हिसाब किताब ही नहीं है, और उसके अलावा मैनेजमेंट नॉट इवन एंटर्ड 4,13,000 उन्होंने अपने रिकॉर्ड में ही नहीं रखी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोगों ने वक्फ के नाम पे प्रॉपर्टी दी और जो वहां पदाधिकारी थे उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया और अपने नाम पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एंट्री ही नहीं की वक्फ के रिकॉर्ड में। क्या ऐसे लोगों का पर्दाफाश नहीं होना चाहिए? इस बात को हमें समझना होगा। इसीलिए मेरा ये कहना है दोस्तों कि अगर आज ये लोग दौड़ के सुप्रीम कोर्ट गए हैं ये कहने कि इस कानून को रोका जाए, तो डर किस बात का है? क्या सुप्रीम कोर्ट को इन मुद्दों पे देखना नहीं चाहिए? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इससे आएगी ट्रांसपेरेंसी। वो नहीं चाहते कि ये जो घपले हैं, आधी से ज्यादा जो प्रॉपर्टीज हैं, ये एक्सपोज हो कि किन की है, कहां से आई, किन की जमीनों पे कब्जा किया गया। अकाउंटेबिलिटी, किसने एंट्री करी, किसने दी, वक्फ किसके पास था, किसका अधिकार क्षेत्र था? ऐसा तो नहीं कि परिवार सड़कों पे है और किसी ने, चाचा भतीजा ने उठा के प्रॉपर्टी वक्फ कर दी और जो ओनर था वो सड़कों पे आ गया। क्या ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए जिनके साथ अन्याय हुआ है? ट्रेसेबिलिटी, जब तक ये पता नहीं लगेगा कि ये 4,35,000 प्रॉपर्टीज किसकी, आप एंट्री कैसे करोगे, किसके नाम पे है, किसने दी? तो इसीलिए ये घबराहट है। यही बात कि जिनके साथ अन्याय हुआ, क्या उनको जस्टिस नहीं मिलना चाहिए? जस्ट बिकॉज कि वक्फ ने कह दिया और कुछ लोगों ने वहां पे कब्जा करना शुरू कर दिया माफिया की तरह, उन लोगों को क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि एक गलत कानून पास कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा, तो लाखों लोगों की जमीनें सड़कों पे आ गए लोग और उन पे कब्जा हो जाए, उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट इन बातों को नहीं देखेगा? और अगर है, लोग जब जस्टिस की बात करते हैं तो फेयरनेस टू अदर्स, अगर वक्फ ईमानदार है, अगर वक्फ को लगता है कि सब कुछ ठीक है और वो भगवान के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, तो बाकियों को न्याय, बाकियों को सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा? क्यों घबरा रहे? सवाल आज इस बात का है। अब सवाल इस बात का है कि दोस्तों, हम चर्चा अब इसके बाद ये करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये गए तो इन्होंने क्या कारण बताया, क्यों ये कानून रद्द होना चाहिए। अगले वीडियो में इसमें डिटेल में चर्चा करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। ऐसी महत्वपूर्ण डेटा के साथ जानकारी मुझे नहीं लगता आपको किसी और यूट्यूब पे मिलने वाली है।
इसलिए अगर आपको सही जानकारी, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें लगातार सपोर्ट करते रहिए, हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी, जैसा मैंने कहा कि इस महत्वपूर्ण डेटा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।